आपने क्या कि मांग की अवधारणा वाला टॉपिक चल रहा था, उसमें क्या है कि ज़्यादातर तो मैंने करवा दिया है, लेकिन अब जो मांग की लोच है और कुछ मांग की अवधारणा है उसमें से टॉपिक बचा हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, आज आगे कंटिन्यू उसको करेंगे। पहला है जैसे कि फलनीय संबंध, अपन ने कहाँ तक किया था कि ये सारे के सारे अपन ने कर लिए। उसके बाद में है मांग में क्या है कि इसमें फलनीय संबंध, पहले इसमें होगा जैसे डी एक्स बराबर एफ और कोष्टक पी एक्स वाई पी वाई और अन्य बातें होती है। ये इसमें जैसे कि ये है डी एक्स है, वो तो क्या है कि आश्रित चर होता है, आश्रित चर निर्भर चर होता है। एफ है वो होता है फलनीय संबंध, और ये जो है पी एक्स वाई पी वाई ये क्या होते हैं, स्वतंत्र चर होते हैं। इन संकेतों को क्या क्या कहते हैं, उसको क्या है कि अपन एक बार एक तरफ लिख लेंगे। पहला है संकेत जैसे डी एक्स, डी एक्स क्या है कि वस्तु की मांग है, डी एक्स को क्या कहते हैं, वस्तु की मांग। एफ है फलनीय संबंध, पी एक्स होता है वस्तु की स्वयं की कीमत, मतलब ये पी एक्स है ना, वो है वस्तु की स्वयं की कीमत। पी और वाई, पी वाई है संबंधित वस्तु की कीमत। संबंधित वस्तु में क्या है कि पूरक वस्तु भी हो सकती है, स्थापन वस्तु या प्रतिस्थापन वस्तु भी हो सकती है। वाई है आई, ये सारे के सारे क्या है कि स्वतंत्र चर होते हैं, जो क्या है कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व भी हैं। जैसे कि अब आप किसी वस्तु की मांग क्यों की जाती है, इसमें क्या है कि क्वेश्चन ये पुट होता है कि किसी वस्तु की मांग क्यों की जाती है, तो क्योंकि वस्तु में क्या है कि आवश्यकता है उसको संतुष्ट करने का गुण होता है, यही गुण क्या है कि उपयोगिता कहलाता है। इसलिए संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि वस्तु की मांग इसलिए की जाती है क्योंकि उसमें उपयोगिता निहित होती है। फिर है मांग का नियम, मांग का नियम क्या कहता है कि अन्य बातों के समान रहने पर, मतलब ये अन्य बातें हैं तो वो क्या है कि समान रहने पर, अन्य बातों के समान रहने पर क्या है कि एक वस्तु की कीमत के घटने पर, एक वस्तु है उसकी क्या है कि कीमत घटने पर उस वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि होती है, तथा कीमत के बढ़ने पर उस वस्तु की मांग मात्रा में कमी होती है। तो ये है मांग का नियम। तो इसमें आपको क्या है कि दो चीज़ें हैं उसके नीचे अंडरलाइन कर लेनी, एक तो है मांग मात्रा में वृद्धि, दूसरी है मांग मात्रा में कमी। कब मांग मात्रा में वृद्धि होती है और कब मांग मात्रा है उसमें क्या है कि कमी होती है। जैसे अन्य बातें हैं उसके कीमत है उसके घटने पर, कीमत घटती है तो उसकी मांग मात्रा में वृद्धि हो जाती है, और कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग मात्रा में क्या है कि कमी हो जाती है। जैसे आप मान लीजिए कि आप जैसे आलू लेने गए हो बाजार के अंदर, आलू आलू लेने गए, और आलू क्या है कि उसकी कीमत कितनी थी, आलू की कीमत हो गई है 50 रुपये किलो हो गई। तो आपने क्या कि आपको महंगे लगे तो आप क्या करोगे कि आधा लेने तो गए थे, 1 किलो लेके आ गए, आधा किलो 25 रुपये के लेके आ गए। तो इसमें क्या हुई, आपकी जो ये डिमांड है वो क्या हो गई, वो तो कम हो गई, और ये जो कीमत है वो क्या थी, या बढ़ रही थी। दूसरी है कि आलू लेने गए और वो जो कीमत है वो 25 रुपये थी, कीमत मतलब घटी हुई, तो आपकी मांग डिमांड क्या है कि वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आप पूरा 1 kg लेके आ जाओगे। तो इसमें मांग का नियम यही कहता है कि अगर कीमत बढ़ती है तो वस्तु की मांग मात्रा में कमी हो जाएगी, और कीमत घटती है तो उसकी मांग मात्रा में क्या है कि वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि अपन लेंगे तो आधा किलो, और अगर उसकी कीमत कम है तो अपन 1 kg ले लेंगे। फिर अर्थ जैसे डी एक्स बराबर एफ कोष्टक पी एक्स पी वाई वाई और मौसम, और ये है सारी की सारी, ये क्या है कि पी वाई वाई मौसम, अन्य सारी बातें जैसे फैशन भी आ सकता है, और कुछ अन्य बात जो मांग को प्रभावित करने वाले तत्व है ना, जनसंख्या, वो सारे के सारे इसमें अन्य बातों में आएंगे। अन्य बातें चर के या स्थिर या अपरिवर्तित होने पर, अर्थात मांग का नियम क्या होता है कि अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें क्या है कि समान रहती है ना, तो जो उसकी वस्तु की डिमांड है बराबर, और पी वाई, तो उसमें क्या है कि जो वस्तु की डिमांड किस पे निर्भर करेगी, उसकी कीमत पे निर्भर करेगी। कीमत अगर बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, और कीमत क्या है कि कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। अन्य बातों के समान स्थिर रहने पर इसको अपन क्या कह सकते हैं, सेटेरिस पेरी बस कह सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जो क्वेश्चन आया था उसमें क्या है कि उसको इंग्लिश वर्ड दे दिया गया था, उसमें ऐसे बताया गया सेटेरिस पेरी बस क्या है। तो उसमें एक ऑप्शन में ये भी था अन्य बातों के समान रहना, तो सेटेरस पेरिबस है, और इसके ये हिंदी में तो कुछ भी नाम दे सकता है वो, लेकिन सेटेरस पेरिबस इंग्लिश वाला वर्ड आपको क्या है कि वो याद रखना है। तो इसमें क्या होता है, सेटेरस पेरिबस के अंतर्गत अगर कीमत बढ़ती है तो डिमांड कम होगी,
और कीमत कम होती है तो डिमांड क्या है, बढ़ेगी। अर्थात इनमें क्या है कि ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, क्योंकि देखो कीमत बढ़ी तो डिमांड कम हो गई, कीमत कम हुई तो डिमांड बढ़ गई। एक घट रही है, एक बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, एक घट रही है तो दूसरी बढ़ रही है, तो इसमें क्या होता है, ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। सेटेरस पेरिबस बराबर क्या होता है, अन्य सभी बातें समान, ऑल अदर थिंग बीइंग इक्वल। तो ये क्या है कि सेटेरस पेरिबस है, उसका है कि ये अर्थ। फिर मांग का नियम, मांग का नियम क्या कहता है कि कीमत व मांग मात्रा के मध्य क्या होता है, कीमत और मांग मात्रा उसके मध्य क्या है कि ऋणात्मक संबंध को दर्शाता है। मांग का नियम एक क्या है कि गुणात्मक अवधारणा, वो क्या है कि जैसे कि संख्यात्मक अवधारणा नहीं है, मांग का नियम है जो गुणात्मक अवधारणा, जैसे कि कीमत कम होने पर मांग की मात्रा में कमी हुई कि मात्रा अपन ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस प्रकार क्या है कि जो मांग का नियम है वो क्या है, एक गुणात्मक धारणा है। ये तो है कि मांग की अवधारणा वाला टॉपिक तो आज यहाँ कंप्लीट हो गया। एक वीडियो पहले बनाया था जो 33 या आधे घंटे का करीब था, उसके अंतर्गत उसमें से कुछ ये पीछे छूट गया था। तो ये है मांग की अवधारणा वाला तो कंप्लीट हो गया। अब अपन करेंगे मांग की लोच। मांग की लोच है, उसमें क्या देखो, जैसे नोट, सामान्य वस्तु के संदर्भ में आय लोच क्या है कि धनात्मक होती है। सामान्य वस्तु होती है उसके संदर्भ में जो आय लोच होती है वो कैसी होती है, धनात्मक होती है, क्योंकि आय व मांग में क्या है कि धनात्मक संबंध होता है। घटिया वस्तु है उसके संदर्भ में आय लोच क्या है कि ऋणात्मक होती है, क्योंकि आय व मांग में क्या है कि ऋणात्मक संबंध होता है। क्योंकि घटिया वस्तु है, अगर आय बढ़ गई तो वो घटिया वस्तु को कम लेने शुरू कर देगा, और अगर उसकी आय कम है तो वो घटिया वस्तु को ज़्यादा लेगा। लेकिन सामान्य वस्तु के संदर्भ में आय बढ़े या नहीं बढ़े, लेकिन उस पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे लोच, आय लोच की श्रेणियाँ, आय लोच की कितनी 5 श्रेणियाँ होती है। पहली श्रेणी है पूर्णतया बेलोचदार या लोचदार। इसमें क्या होता है कि पूर्णतया बेलोचदार या लोचदार, ई वाई बराबर 0। लोच वो कितनी है, 0 है। जब आय में परिवर्तन का क्या है कि प्रभाव मांग पर ना पड़े, जब आय में परिवर्तन होता है, जैसे कि आय है उसकी क्या है कि बढ़े या घटे, उसका क्या है कि उसकी जो मांग होती है ना, मांग पर क्या है कि बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं, पूर्णतया बेलोचदार मांग कहते हैं। तो ये किस पर लागू होती है, ये अति अनिवार्य वस्तु पर लागू होती है, क्योंकि अति अनिवार्य वस्तु है उस पर अगर चाहे आय उसकी बढ़े या नहीं बढ़े वो उसको लेनी ही होती है। वही है डायबिटीज़ की टेबलेट, या अगर व्यक्ति की है जो टेबलेट चल रही है जो उसको लेना ज़रूरी है, तो उसमें क्या है कि उसकी आय बढ़ेगी या घटेगी तो उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो उस टेबलेट को लेगा ही। ऐसा तो है नहीं कि उसकी आय ज़्यादा बढ़ गई तो वो टेबलेट ज़्यादा खाने लग जाएगा, आय कम होगी तो वो टेबलेट आधी खाएगा, नहीं, उसको तो वो पूरी टेबलेट लेनी ही होगी। तो यह है पूर्णतया बेलोचदार या लोचदार। इसमें क्या होता है देखो, जैसे कि पूर्णतया बेलोचदार या लोचदार ये है कि ये क्वांटिटी यहाँ है, क्वांटिटी, जैसे कि उसकी आय यहाँ पे है और ये है उसकी क्वांटिटी। देखो आय उसकी चाहे यहाँ हो तो भी मांग यही होगी, आय चाहे कहीं यहाँ नीचे तक हो तो भी उसकी मांग वही होगी। तो इसमें क्या होता है कि उसकी जो आय है, आय का उसकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें वक्र कैसा बनेगा, वक्र एकदम सीधा बनेगा, आय कम हो या ज़्यादा हो उस पर उसके पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वो कौन सी ये लोच होगी, पूर्णतया बेलोचदार या लोचदार मांग होगी। ई वाई बराबर क्या होगा, 0 होगा। ढाल है वो अनंत है, क्योंकि वो अनंत चलता जाएगा। फिर है इकाई से कम लोचदार, मतलब ये तो है अपने लोच है और ये इकाई है, तो क्या है कि इकाई है, इकाई से कम लोचदार ये लोच है, ये इकाई है, तो ये क्या है कि मुंह किधर, इसका किधर बड़ा, एक ही तरफ है, तो इकाई बड़ी होगी और लोच क्या होगी, कम होगी। तो इकाई से कम लोच। जब आय में क्या है कि अनुपातिक परिवर्तन से, आय में जो अनुपातिक परिवर्तन होता है उससे मांग में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन कम हो तो क्या है कि लोच इकाई से कम लोचदार होगी। मतलब जैसे कि आय है उसमें होने वाला जो अनुपातिक परिवर्तन है से मांग में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन क्या है कि कम हो। जैसे कि आय है, आय बढ़ के क्या है कि इतनी हो गई, तो इसमें क्या डिमांड इतनी थी, डिमांड इतनी थी, और फिर है कि आय यहाँ से बढ़ के यहाँ तक चली गई तो डिमांड क्या है कि इतनी सी हो गई। मतलब आय ज़्यादा बढ़े तो उसमें डिमांड में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो वो क्या कहलाती है, ये किस पे लागू होती है, अति अनिवार्य वस्तु है। अति अनिवार्य वस्तु है तो उसमें क्या नहीं,
अति अनिवार्य नहीं, अनिवार्य वस्तु है ये। अनिवार्य वस्तु को क्या होता है कि अगर अपनी आय ज़्यादा भी हो जाए तो अपन क्या है कि अनिवार्य वस्तु को जितनी लिमिट में लेते हैं उतनी ही लेंगे, उससे ज़्यादा उसको नहीं लेंगे। तो ये कौन सी लोच हुई? इकाई से कम लोचदार। इकाई से कम लोचदार, ई वाई कम है इकाई से। ठीक है, अगली तीसरी लोच है अपनी इकाई के बराबर लोचदार। मतलब इसमें है कि जब आय में आनुपातिक परिवर्तन से मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन क्या है कि बराबर हो, तो लोच क्या है कि इकाई के बराबर होती है। जैसे कि आय इतनी बड़ी तो लोच भी इसकी जो डिमांड वो भी इतनी बड़ी, आय इतनी बड़ी है तो उसकी लोच भी ये भी इतनी ही बड़ी है। तो इस प्रकार ये क्या है कि ये सामान्य वस्तु पे लागू होता है। सामान्य वस्तु होती है ना, उस पे लागू होता है। कौन सा? इकाई के बराबर लोचदार सामान्य वस्तु। और इकाई से कम लोचदार है वो क्या है कि अनिवार्य वस्तु पर है, क्योंकि उसकी आय ज़्यादा बढ़े तो उसमें उस पर कोई ज़्यादा इसमें इफेक्ट नहीं होता है। तो यह पूर्णतया बेलोचदार, पूर्णतया बेलोचदार है वो अति अनिवार्य वस्तु पे होता है। इकाई से कम लोचदार है, इकाई से कम लोचदार के आनुपातिक परिवर्तन कम हो तो भी लोच इकाई से कम लोचदार होती है। यह है अनिवार्य वस्तु पर। फिर इकाई के बराबर लोचदार है वो किस पे होती है? सामान्य वस्तु पे होती है। कि मांग आनुपातिक परिवर्तन से मांग में जितना आनुपातिक परिवर्तन हो रहा है उतना ही उसकी क्या है कि मांग में, आय में जितना होता है उस पे उसकी उतना ही उसकी मांग में होता है। तो वो बराबर होगा ई वाई बराबर 1। तीसरी चौथी लोच है इकाई से अधिक लोच। यह है इकाई से अधिक लोच। जब आय में क्या है कि आनुपातिक परिवर्तन से मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन अधिक हो, मतलब आय जितनी बढ़ रही है ना उससे ज़्यादा उसकी मांग बढ़ रही है, तो ये इकाई लोच से अधिक होगी। या जो लोच होगी वो इकाई से अधिक होगी। ये किस पे होता है? ये होता है जो फैशन वाली विलासिता की वस्तु होती है ना उस पे लागू होता है। जैसे कि आय है, आय में तो चिन्ना सा परिवर्तन हुआ, इतना सा परिवर्तन हुआ, लेकिन उसकी लोच में यह क्या है कि मांग में इतना परिवर्तन हो गया। आय में इतना सा परिवर्तन हुआ, लोच उसकी मांग इतनी ज़्यादा हो गई। जैसे आय तो थोड़ी सी बढ़ रही है लेकिन उसकी डिमांड क्या है कि ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो क्या होता है? विलासिता की वस्तु है और इकाई से अधिक लोचदार होगा। फिर है पूर्णतया लोचदार, ई वाई बराबर अनंत। जब आय में बिना परिवर्तन से मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन 0 से क्या है कि अनंत हो जाए तो वे क्या है कि लोच पूर्णतया क्या होगी? वह लोच कैसे होगी? पूर्णतया लोचदार होगी। ये होती है फैशन मूलक वस्तुओं के अंतर्गत। तो इस प्रकार अपन क्या है कि आज मांग की लोच है वो कितनी प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। उनको अपन ने पढ़ा। जैसे कि इनको अपन क्या है कि एक साथ एक ही इंडेक्स के अंतर्गत अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे देखो इसमें क्या है कि सारी 5 लोच है वो लोच की लोच साथ साथ में साथ बढ़ा दी गई है। जैसे कि अति अनिवार्य वस्तु है, अति अनिवार्य वस्तु की क्या है कि लोच कितनी होती है? 0 होती है। उस पर क्या है कि आय का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे आय बढ़ो या न बढ़ो वो क्या है कि अपन को लेनी ही होती है। दूसरी है अनिवार्य वस्तु। अनिवार्य वस्तु है उसमें क्या है कि लोच कितनी होती है? इकाई से लोच है वो इकाई से कम होती है। और फिर है सामान्य वस्तु है। सामान्य वस्तु में लोच कितनी होती है? सामान्य बराबर होती है, इक्वल होती है दोनों। फिर है ये विलासिता की वस्तु है उसमें लोच क्या है कि इकाई से ज़्यादा होती है। ये है इकाई, ये है लोच, ये है तो ये ज़्यादा होगी। फिर है कि फैशन मूलक है उसमें क्या है कि इकाई लोच कितना होगा? ये फैशन मूलक में अनंत होगा। आगे है आड़ी तिरछी लोच। आड़ी तिरछी लोच क्या होती है? जैसे आड़ी तिरछी लोच है दो वस्तुओं के अध्ययन में होती है। एक्स वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से वाई वस्तु की मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसका माप मांग की आड़ी तिरछी लोच कहलाता है। जैसे आड़ी तिरछी लोच बराबर वाई वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, फिर है उसमें नीचे आता है उसके एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन। जैसे आड़ी तिरछी लोच है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो वाई वस्तु की मांग में है प्रतिशत परिवर्तन। तो वाई वस्तु है इसकी जो मांग है वो परिवर्तन को अपन यहाँ डेल्टा ये इस प्रकार लिखते हैं, वो बटा यह एक्स वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, एक्स वस्तु पी है इसकी कीमत में परिवर्तन इनटू, इसको किससे करेंगे अपन? पी एक्स और पी क्यू वाई, इनको वापस से वज्र गुणा करेंगे इनका। तो इस प्रकार अपन को क्या है कि आड़ी तिरछी लोच ज्ञात करते हैं संबंधित वस्तु के संदर्भ में। जैसे कि यह है संबंधित वस्तु है उसके संदर्भ में अपन ने क्या है कि उसमें पहले मांग की अवधारणा में पढ़ा था। जैसे स्थापन वस्तु,
स्थापन वस्तु कौन सी होती है, जैसे चाय और कॉफ़ी का पढ़ा था अपन ने, जैसे कि इसके संबंध में आड़ी तिरछी लोच, जैसे स्थापन वस्तु है उसके संबंध में जो है ना आड़ी तिरछी लोच वो कैसी होती है ये अपन देखेंगे यहाँ पे। स्थापन वस्तु में क्या है कि धनात्मक संबंध होता है, स्थापन वस्तु है उसमें धनात्मक संबंध होता है। कैसे होता है, तो आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा कि स्थापन वस्तु में है उसमें धनात्मक संबंध होगा, लेकिन अपन को उसको नोट डाउन करेंगे ना तो उसको ये क्या है कि समझ में आ जाएगा। जैसे ये स्थापन वस्तु है, स्थापन वस्तु है चाय और कॉफ़ी, तो इसमें क्या है कि इसकी कीमत है वो बढ़ गई, तो अपन क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे, चाय की कीमत बढ़ गई तो वो क्या करेंगे, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा देंगे, और इसकी कीमत कम हो गई है तो इसकी भी डिमांड क्या है कि वो चाय ज़्यादा पीने लग जाएंगे, इसकी डिमांड कम कर दी, तो एरो दोनों ही ऊपर जा रहे हैं ना यहाँ पे, तो वो क्या होगा, धनात्मक संबंध होगा उसमें। और यहाँ एरो दोनों ही नीचे जा रहे हैं तो ये दोनों ही घटेगी, मतलब उनका ऋणात्मक संबंध होता है। पर लेकिन इसमें क्या है कि ऋणात्मक संबंध वाला तो कुछ है ही नहीं ऐसा, तो अपन को क्या है कि इसमें ये होगा कि इन दोनों में क्या कि स्थापन वस्तु है उसमें केवल क्या होता है, धनात्मक संबंध पाया जाता है। एक कम होता है तो दोनों ही कम होगा, दोनों कम हो तो एक कम और दूसरा ही कम होता है, इसलिए इसमें क्या है कि इसलिए इनकी आड़ी तिरछी लोच हमेशा क्या होती है, इस धनात्मक होती है। स्थापन वस्तु है उसकी आड़ी तिरछी लोच कैसी होगी, धनात्मक होगी। फिर है पूरक वस्तु, पूरक यानी एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु संबंध है इसमें ऋणात्मक होता है, एक्स वस्तु की कीमत व वाई वस्तु की मांग में, इसलिए आड़े तिरछी लोच भी क्या है कि इनकी ऋणात्मक होती है। कैसे, जैसे कार है, कार की कीमत बढ़ गई तो क्या है कि पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, और कार की कीमत कम हुई तो इसकी क्या है कि डिमांड बढ़ जाएगी, तो इसमें क्या है कि एक एरो नीचे जा रहा है एक एरो ऊपर जा रहा है, तो इसमें क्या है कि ऋणात्मक संबंध होगा। इसमें धनात्मक ऐसा हुआ कि दोनों में ही क्या है कि एक ही तरफ एरो जाता है, चाहे बढ़ना है तो उसमें बढ़ने वक्त जाता है और घटना है तो उसमें घटने वाले की तरफ दोनों एरो एक स्थान पे जाते हैं, तो उसमें धनात्मक संबंध है। यहाँ क्या है कि ऋणात्मक संबंध है। असंबंधित वस्तुओं के संदर्भ में संबंध, जैसे असंबंधित वस्तु है उसके संबंध में क्या है कि जीरो होता है, स्थिर होता है, क्योंकि अगर चीनी का भाव बढ़ गया तो एसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एसी का भाव बढ़ गया तो चीनी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह वस्तु जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता, अर्थात ना वह वस्तुएं स्थापन होती है ना ही पूरक होती है, तो ऐसी वस्तुओं की आड़ी तिरछी लोच कैसी होती है, शून्य होती है। तो अपन को क्या है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आड़ी तिरछी लोच कैसे होती है, तीन ही वस्तुओं के संदर्भ में आड़ी तिरछी लोच पूछा जाता है, क्योंकि पिछली बार ये क्वेश्चन नहीं आए तो ज़्यादा सर चांस ये बनते हैं कि इस बार ये क्वेश्चन आने का चांस है। जैसे कि संबंधित वस्तु के संदर्भ में पूछता है तो एक तो है स्थापन वस्तु, तो आपको यही ध्यान रखना है कि स्थापन वस्तु में आपको चाय कॉफ़ी लेनी है उसमें संबंध धनात्मक होता है, पूरक वस्तु होती है उसमें कार पेट्रोल लो उसमें संबंध ऋणात्मक होता है, असंबंधित वस्तु है उसमें क्या है कि वो क्या है कि शून्य ही होता है। फिर है कि कुल व्यय विधि, मार्शल की कुल व्यय विधि, अपन क्या पढ़ेंगे, मार्शल कुल व्यय विधि, मार्शल की व्यय विधि है उसमें क्या है कि जैसे पी एक्स है और ये है कीमत, एक्स वस्तु की कीमत है, फिर इसकी क्वांटिटी है, फिर इसका टोटल व्यय है, फिर संबंध और फिर लोच देखेंगे अपन। जैसे कि एक कीमत है वस्तु की 10 रुपये, 10 रुपये है तो उसकी मांग की गई 10 की, तो 10 रुपये में 10 आई तो उस पर टोटल खर्च कितना हुआ, 100 रुपये हुआ। फिर है कि जैसे कि कीमत बढ़ गई इसकी, पी वस्तु है उसकी कीमत बढ़ के 15 हो गई तो उसकी मांग मात्रा क्या है कि कम हो गई, मांग मात्रा कम हो गई, कितनी हो गई, 8 हो गई, तो फिर है कि उस पर टोटल खर्च कितना हुआ, 120 रुपये। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि क्या हुआ, इसमें कीमत बढ़ी तो उस पर खर्च भी, टोटल खर्च भी बढ़ा, अगर कीमत घटी तो उस क्या है कि उस पर जो खर्च है वो भी कम हुआ है। तो जैसे कि कीमत बढ़ी है तो वे भी क्या है कि बढ़ेगा, जैसे यहाँ कीमत बढ़ी तो उसका जो टोटल व्यय है वो भी बढ़ा, और यहाँ है जो कीमत जैसे कि इसमें कम है तो उसका टोटल व्यय भी कम हुआ, तो इसमें जो संबंध होता है वो कैसा होता है, धनात्मक संबंध होता है। और फिर है देखो जैसे कि 10 है तो इसमें ये 10 होगी, फिर इसकी कीमत बढ़ के कितनी कर दी गई, कीमत हो गई 20 रुपये, तो व्यक्ति उसमें आता है कि मांग मात्रा कितनी कर दी उसने, 5 कर दी, तो फिर इसमें कीमत कितनी हो गई उसकी, 100 रुपये। इसमें यह है कि जैसे कि कीमत बढ़े या कीमत घटे, लेकिन ये क्या है कि स्थिर, लोच क्या है कि स्थिर ही रहेगी। फिर है तीसरी 10 10 है
तो उसकी जो मात्रा टोटल वे 10 हुआ, यही 15 है, उसने मांग मात्रा कम कर दी, फिर ये यहाँ इसको खर्च 90 हुआ। तो इसमें क्या है कि ऋणात्मक संबंध, उसमें धनात्मक संबंध है, इसमें ऋणात्मक संबंध है, क्योंकि इसमें क्या है कि एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है। कैसे? पहले 10 वस्तु हैं, 10 वस्तुओं के अंतर्गत खर्च हो रहे थे 100 रुपये, फिर क्या है कि कीमत बढ़ गई तो उसने मांग मात्रा कम कर दी और उस पर खर्च कितना हो रहा था, यहाँ पे 90 रुपये हो रहा था। तो इसमें क्या है कि कीमत, अगर इसमें कीमत बढ़ी तो उसका टोटल वे कम हो गया, कीमत बढ़ी है तो टोटल वे कम हो गया, और कीमत कम हुई है तो उसका क्या है कि टोटल टोटल वे भी बढ़ गया, कीमत कम है तो टोटल वे भी बढ़ा है। तो इसमें क्या है कि एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, इसमें ऋणात्मक संबंध होता है। इसको अपन क्या है कि एक वक्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि अपन ने ये वक्र बना रखा है यहाँ पे, इसको ऐसा है बनाना आप लोगों को कि ऐसे किया, फिर इस वक्र को ऐसे बनाना है। पहले आपको ऐसे सीधे करके ये करके इसको ऐसे करना, इसका मुंह हमेशा क्या है कि इस वक्र की तरफ ही होना चाहिए, इसको वापस ऐसे उल्टा ऐसे नहीं बनाना, ये गलत है। तो ऐसे बना लो। तो फिर इसमें क्या है कि ये है आपका ए से बी बिंदु, ये बी से सी बिंदु, ये सी से डी बिंदु हुआ। तो इसमें क्या है कि जैसे कि ए से बी बिंदु,